अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि एक लेआउट डिज़ाइन होता कैसे है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बहुत सारे मरहले और तरीके हैं जिसकी वजह से इसको एक प्रोसेस कहा जाता है। ये ज़रूर है कि कुछ बिल्डिंग्स बहुत जल्दी डिज़ाइन होके कंस्ट्रक्ट भी हो जाती हैं, जबकि कुछ बिल्डिंग्स का डिज़ाइन प्रोसेस उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान चेंज और इवॉल्व होता रहता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत लंबा अरसा ले जाते हैं। खैर, ये बात आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वेरी कर सकती है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का स्कोप भी एक दूसरे से फ़र्क होता है, तो यकीनन आपका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से फ़र्क होगा। आज की इस वीडियो का मकसद आपको हमारे इस प्रोसेस से एक गो थ्रू करवाना है। इसमें हमारा शायद ही कोई फ़ायदा हो, लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अपने आर्किटेक्ट को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आपका काम आपकी पसंद के मुताबिक हो सकेगा। और यकीनन जब आपकी और आपके आर्किटेक्ट की आपस में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो आपका काम भी फ्लुएंटली हो जाएगा। जब कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट करें तो अपने ओन पे अपने लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस तैयार कर लें जो मेनली कंसिस्ट करता हो नंबर 1 आपकी विजन के साथ, नंबर 2 आपकी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, नंबर 3 आपकी वांट्स के साथ कि आप क्या चाहते हैं कि चलो मुझे कमरे तो इतने चाहिए लेकिन इसका डिज़ाइन इसको लगना कैसे चाहिए, एंड नंबर 4 आउटकम में यही है कि आप किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से फाइनल अपनी एक फॉर्म में कैसे देखते हैं। जब आपके अपने पास इतनी क्लैरिटी होगी तो अव्वल तो आपको आर्किटेक्ट का पोर्टफोलियो देख के ही समझ आ जाएगी कि आया वो आपको सूट करेगा भी या नहीं, और सेकेंडली जब आप उनको विज़िट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। कई आर्किटेक्ट्स किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कंसल्टेशन ऑफर करते हैं, जैसे हमारी घर प्लान्स की टीम भी आपकी क्वेरीज आंसर करने को हमेशा अवेलेबल होती है। चलिए हम अपने प्रोसेस की बात करते हैं अब। नंबर 1 प्लॉट। लेट्स सपोज आप हमारे पास प्रोजेक्ट ले आते हैं। हम सबसे पहले आपसे आपके प्लॉट की डिटेल्स लेंगे और फिर आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन आपकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में जानना आपके आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। परेशान ना हो, घरों के केस में घर वालों का रहन सहन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आर्किटेक्ट उसी हिसाब से आपके घर के अंदर की स्पेसेस और एलोकेशन डिज़ाइन करते हैं। नंबर 2 आ जाती है हमारी जोनिंग। जैसे कि अभी मैंने बात की स्पेस एलोकेशन की, तो स्पेस एलोकेशन को हम जोनिंग कहते हैं। ये स्टेप आपकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, साइट स्पेसिफिकेशंस और आपके प्रोग्राम के मुताबिक होता है, और इसलिए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इससे इन्फॉर्म होता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कनेक्शंस। एक दफ़ा जब ये बेसिक जोनिंग हो जाती है तो इन स्पेसेस के आपस में कनेक्शंस फॉर्म किए जाते हैं। ये कनेक्शंस बेसिकली स्पेसेस के दरमियान फ्लो को गाइड करते हैं और इनके अकॉर्डिंगली एंट्रेंसेस और एग्जिट्स दिए जाते हैं। और जैसे आप जानते होंगे, एंट्रेंसेस और एग्जिट्स से मुराद हमारी दरवाज़ों की प्लेसमेंट, उनका साइज़, और मतलब ये कि कितनी प्राइवेसी कब चाहिए, इस तरह की बातों को सी थ्रू किया जाता है। बेसिकली ये डिफरेंट कमरों के बीच एक्सचेंज के लिए होते हैं। आसान लफ्ज़ों में इस स्टेप में हम ओपनिंग्स ऐड करते हैं। उन ओपनिंग्स को दरवाजे देना आपकी चॉइस होती है, ना देना आपकी चॉइस होती है, और इसके थ्रू हम यूँ कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नंबर 4 पे हम बात करते हैं वेंटिलेशन एंड व्यूज़ की। आप सोच रहे होंगे कि दरवाज़ों की बात कर दी है लेकिन खिड़कियों की बात नहीं की। वो इसलिए कि खिड़कियों की इम्पोर्टेंस हम लोग सही से नहीं समझते। आज के दौर में एसी के बगैर गुजारा किसी का भी नहीं है, लेकिन हर वक्त एसी चलाए रखना सेहत के लिए सही नहीं है। इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जिस इलाके में हो वहाँ की आबो हवा से वाकिफ़ हो। आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, और ये मैं बल्कि बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि बिल्डिंग्स के इंसानों पे अच्छे और बुरे दोनों असरात पड़ते हैं, ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे मुताबिक खिड़कियों का होता है। खिड़कियों का साइज़ क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, सिल लेवल कैसा है, लिंटल लेवल क्या है, क्या खिड़कियाँ व्यूज़ एंजॉय करने के लिए हैं या उन्हें बंद रखना बेहतर होगा क्योंकि शायद धूप बहुत आ जाए, हवा आएगी भी या नहीं आएगी, धूप कितनी आएगी अगर आएगी, क्लाइमेट कंट्रोल कैसा है, बारिश होगी तो क्या होगा। ये सब बातें एक अच्छा आर्किटेक्ट ज़रूर कंसिडर करता है। नंबर 5 पे मैं बात करना चाहती हूँ आउटडोर स्पेसेस को अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करने की, क्योंकि ये एक बहुत मैंडेटरी स्टेप होता है। चाहे स्पेस कितनी बड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन आप जब अपनी स्पेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो आउटडोर स्पेसेस का इम्पैक्ट आपके पूरे एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है। खैर वापस चलते हैं। ये बेसिक्स जब डिसाइड हो जाते हैं कि आपकी खिड़कियाँ कहाँ आनी है, आपके दरवाजे कहाँ आने हैं,
तो उसके बाद आउटडोर स्पेसेस और इंडोर स्पेसेस को आपस में मर्ज करने की कोशिश की जाती है ताकि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इनरिच हो सके और कुछ प्ले ऑफ स्पेस भी हो जाए। इस स्टेप में यूजुअली वेरांडाज, पेटियोज, टेरेसेस वगैरह इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। नंबर 6 पे मैं बात करना चाहती हूँ स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस की। सबसे पहले आपका ग्राउंड फ्लोर डिजाइन होता है, फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेसमेंट और फिर फर्स्ट फ्लोर। कमरों की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली दीवारों की थिकनेसेस डिसाइड होती हैं और चेक किया जाता है कि कहीं बेसमेंट और ग्राउंड की 4.5 इंच की दीवारों पे 9 इंच की दीवार फर्स्ट फ्लोर पे ना हो। ये क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है तो कोई भी चीज़ फुल एंड फाइनल इस तरह से नहीं होती कि बस यही है और ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे आपको जो चीज़ सूट करती है पहले ड्राफ्ट में देख के आप उसको रखवाते हैं और जो चीज़ सही नहीं लगती उसको आप दूसरे ड्राफ्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि चेंज कर दिया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस प्रोसेस से अपने आर्किटेक्ट के साथ गुजरते जाते हैं तो आप इवेंचुअली अपने आर्किटेक्ट के साथ अपना ड्रीम हाउस पेपर पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देगी और आइंदा आने वाली वीडियोस को समझने में ये आपको एक बेसिक प्रोसीजर समझा चुकी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।